हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आमिर जिंदाड़ और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप तो अभी जस्ट 11th क्लास में आए होंगे, तो आपको तो साइंस वर्ड का मतलब पता होगा, यानी कि आप साइंस पढ़ के आए होंगे, क्योंकि क्लास 10 तक 9-10 का जो सिलेबस है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, उसमें केवल जानकारियाँ होती हैं। लेकिन अब जो क्लास 11-12th में, यानी कि अगले जो 2 साल हैं, यहाँ पर हम इन सब्जेक्ट्स को या साइंस के सब्जेक्ट्स को बहुत डीपली स्टडी करेंगे, बहुत डीप में सीखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हुए चलूंगा विद रीजन। साइंस पढ़ने का मतलब है कि हम उसमें हर बात पर ये क्वेश्चन करें, क्यों, ऐसा ही क्यों। तो मैं आपको उसी तरह से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूरी चीजें पढ़ाते हुए चलूंगा। लेकिन पहले मैं आपको साइंस यानी कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई, फिजिक्स बना कहां से, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले आपको बताता हूं कि फिजिक्स वर्ड जहां से आया था, उससे पहले आया था साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट साइंस? साइंस का मतलब क्या है? तो बच्चों, साइंस का मतलब है, अगर हम संस्कृत भाषा में बात करें तो शास्त्र। शास्त्र मतलब होता है साइंस का। और अगर हम लोग अरबिक भाषा में बात करें तो हम उसे कहते हैं इल्म। अरबिक भाषा में मुझसे ये कहते हैं, लेकिन सर हमें समझ नहीं आया, आप जरा डिटेल बता दीजिए इसकी कि वास्तविकता क्या है। तो साइंस का मतलब डिक्शनरी मीनिंग अगर हम बात करें या हम डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है सिस्टमाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। माइंड इट, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या बच्चों? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब ये कि जैसे आप तब कभी स्कूल में फर्स्ट टाइम आए होंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आपको क्लास 12th में बिठा दिया गया और आपको न्यूटन्स लॉ एंड देन किरचॉफ्स लॉ एंड देन गॉस थ्योरम एंड ना जाने क्या क्या पढ़ाया हो, ऐसा तो नहीं ना। एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी थी, यानी कि पहले आपको ये बताया गया होगा कि क्लास में बैठते कैसे हैं, फिर उसके बाद कहानी आगे चली होगी। या स्टार्टिंग से अल्फाबेट नहीं सिखाए होंगे, हो सकता है अभी आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि पहले लाइन लगाने सिखाते हैं कि सीधी लाइन ऐसे है, ये ऐसे है, ये सर्कल है। इस तरीके से बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप चीजें स्टार्ट हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी एक के बाद एक के बाद एक। तो उस नॉलेज को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और उस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम लोग क्या कहा करते हैं? साइंस। तो बच्चों, व्हाट इज साइंस? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, यानी कि एक पर्टिकुलर वे में किसी भी चीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, राइट। डिक्शनरी में आप चेक करेंगे जाके तो आपको मिलेगा साइंस इज नथिंग, साइंस इज नॉलेज, बट साइंस इज नॉट नॉलेज, इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, राइट। इसको हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज कहते हैं। अच्छा, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस के बेस्ड हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं। बच्चों, साइंस पढ़ने की वजह क्या है? तो साइंस पढ़ने की वजह यह है कि हमारे चारों तरफ जो भी काम हो रहे हैं, और हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे पकड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया। क्यों गिर गया, या इसके पीछे क्या बेसिक कारण थे? हमारे चारों तरफ की हर चीज, जो भी हमारे चारों तरफ है, सब साइंस से रिलेटेड है, बेसिकली सब फिजिक्स से रिलेटेड है। तो पहले मैं उस फिजिक्स वर्ड तक आप तक पहुंचा दूं, फिर उसके बाद मैं उसकी कहानी को स्टार्ट करूंगा। साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उनका एक मेथड होता है, और उस मेथड को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? तो साइंटिफिक मेथड इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड इन स्टडीइंग नेचर। माइंड इट, द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड इन स्टडीइंग नेचर। नेचर की स्टेप बाय स्टेप स्टडी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मेथड, और यहां से स्टार्ट होती है आपकी फिजिक्स। बेसिकली नेचर को ही फिजिक्स कहते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है आपका, फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। उसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। बेसिक लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर के बेसिक लॉ होते हैं, उन बेसिक लॉ की स्टडी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। कौन से बेसिक लॉ? क्या होता है फिजिक्स? सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, फिजिक्स है। आप मुझे देख पा रहे हैं, फिजिक्स है। आप चल पाते हैं, फिजिक्स है।
सुबह जो मॉर्निंग में सनराइज होता है फिजिक्स है, आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फिजिक्स है, यहाँ पे लाइट जली हुई है ये फिजिक्स है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन फिजिक्स है, आप मोबाइल फ़ोन में जो टच स्क्रीन यूज़ कर रहे होंगे वो फिजिक्स है। कहाँ नहीं है फिजिक्स? बेसिकली ये जो नेचर अपने चार तरफ है, इस नेचर की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। और इस नेचर की स्टडी को 12th एंड होते होते लगभग हम स्टडी कर लेंगे, चीज़ें सीख लेंगे। तो व्हाट इज नेचर? फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, बेसिक स्टेप्स, बेसिक लॉज कि क्या है ये पूरी कहानी, क्यों बार बार सुबह वहाँ से सनराइज होता है, इवनिंग में वहाँ पे वो सेट हो जाता है, क्या है उसके पीछे रीजन, ये तमाम बातें, सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। तो बच्चों फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक वो स्टडी है, वो ब्रांच है साइंस की, जिस ब्रांच में हम लोग नेचर, अपनी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, इस पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा फिजिकल वर्ल्ड भी नाम क्यों रखा गया था चैप्टर का, इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बताया। वैसे कहावत है एक कि फिजिक्स इज द किंग, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन। थोड़ा बुरा लगा होगा मैथमेटिक्स वाला को, लेकिन हाँ सच है, मैथमेटिक्स क्वीन है और फिजिक्स किंग है। अब मैं कमेंट नहीं करूंगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में, बट हाँ फिजिक्स से ही सारी चीज जुड़ी हुई है। बच्चों आप जल्दी से या तो इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप जो मैंने बात यहाँ पे लिखी हुई है जल्दी से लिख लें। फिर मैं आपको साइंटिफिक मेथड के कुछ पार्ट्स सिखाने वाला हूं कि साइंटिफिक मेथड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हाँ तो बच्चों अपना जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। मैं आपको समझा दूं कि इसका नाम फिजिकल वर्ल्ड क्यों पड़ा। फिजिकल वर्ल्ड बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस नेचर में बेसिकली दो तरह की दुनिया है, दो तरह का वर्ल्ड है। सर किस तरह का दो तरह का वर्ल्ड, जरा समझाइए। पहला वर्ल्ड आपका इंटरनल वर्ल्ड, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे हैं, आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है, आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या सोच है, यानी कि क्या आपकी आर्ट है, क्या कला है। उस आर्ट कला को, उस थिंकिंग को जो आपके अंदर है, उसको कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं पता लगा सकता, वो है आपका इंटरनल वर्ल्ड। एक है बच्चों बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया हम जिसको हम समझ सकते हैं, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे हमारे 5 सेंसर हैं। ये इन 5 सेंसर से हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ल्ड को, इस नेचर को देखते, समझते, सुनते और ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए सबसे पहली बात करूं मैं, तो हमें जैसे आंखों से हम देख पा रहे हैं, हम टच कर पा रहे हैं स्किन से, टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, इनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं, यानी कि अपने बाहर के चारों तरफ जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो दिखाई दे रहा है, हम टच कर सकते हैं, जिसके हम बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड। और उस एक्सटर्नल वर्ल्ड का नाम क्या दिया गया? फिजिकल वर्ल्ड, राइट। तो ये आपका फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड क्यों बोला गया, इसको फिजिक्स से कनेक्ट किया गया क्योंकि नेचर के बारे में स्टडी है। तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम लोग बात कर रहे थे साइंटिफिक मेथड्स की, फिजिक्स की। कभी भी कोई भी नया नियम तब भी साइंस में डेवलप होता है तो उसको डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। वो ऐसे नहीं कोई भी खड़ा हुआ उठ के आगे बोल दिया ऐसा होता है और हम मान लें, नहीं ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कैसे होती है रिसर्च, मैं आपको जरा कुछ चंद स्टेप्स में बता दूंगा कि रिसर्च की पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से रिसर्च होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए आप किसी हिल स्टेशन, किसी पहाड़ी पर गए, आपने देखा कि पहाड़ी के टॉप से कोई पत्थर या पानी नीचे की तरफ बह रहा है। अब आपने सोचा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, यार ये ऊपर से नीचे की तरफ क्यों बह रहा है, जरा मैं पहाड़ को उठा के ऐसे उल्टा करके देखूं, जब भी ऊपर से नीचे बहता है क्या? जवाब है नहीं। अब पहाड़ को तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो फिर आप लैब में आए और लैब में आकर के आपने उस कंडीशन में क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट करूं, मेरे पास कोई ये एक ऑब्जेक्ट है इस तरह का, राइट। मैं यहां से इसको गिराता हूं तो ऐसे नीचे आया ये, यानी कि इस छेद वाले पार्ट से इस छेद वाले पार्ट की तरफ, बेसिकली यहां से छेद वाले पार्ट की तरफ ये मूव करता है। अब मैं पहाड़ को यहां से मैं इसको छोड़ता हूं, ये ऐसे मूव करता है। अब मैं पहाड़ को तो उल्टा नहीं कर सकता, लेकिन लैब में इसको तो उल्टा कर सकता हूं। अब मैंने देखा तो क्या होता है, अब ये यहां से छेद वाले पार्ट से, जो यहां पे ऐसा छेद हो रखा है, इससे दूसरी तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम नेचर में चीजों को देखते हैं और नेचर में उन चीजों को देखने के बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करके अपना लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोग एनालाइज करते हैं चीजों को। सेकंड स्टेप आता है एनालाइज। ये एनालाइज दो तरह का होता है।
वो ये होता है क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, यानी कि हम लोग क्वांटिटी वाइज भी कि कितना और कौन सा लो लगाया, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज दोनों वाइज हम उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये काम हो भी रहा है या नहीं। जो हमने वहां हिल स्टेशन पे देखा था वो हमारे लैब में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस करके देखते हैं। तब हम उसको देख लेते हैं तो फिर हम सोचते हैं यार इसको कुछ मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाए। जैसे जैसे सर मैथमेटिकल मॉडल बनाने की जरूरत थी, जैसे मैं आपसे बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ, यानी कि 2 है यहाँ पे mv²2। अगर मैं इसको हाफ mv² कहता हूं तो यहां पे हमने मैथ्स को यूज किया और एक फॉर्मूला बनाया, तो तब भी हम एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर उसको हम लोग एक फॉर्मूले की टर्म्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि उसको उसमें ढालना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग की, मैथमेटिकल मॉडल बनाए। अब मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद बात आती है प्रिडिक्शन, कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर हम भविष्यवाणी करते हैं। हमने कोई मॉडल बनाया, जैसे मान लीजिए एक मैं भी आपके सामने भविष्यवाणी करके दिखाता हूं। मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट है, राइट, 1 और 2। मैंने जो लो बनाया उस लो के बेसिस पर मैं यहां पर क्या भविष्यवाणी करूंगा कि अगर मैं इस स्केल को गिराऊंगा, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, इस स्केल को गिराऊंगा, ये स्केल टूटेगा नहीं। हाँ, आपको भी पता है सर नहीं टूटेगा। मैंने गिराया और ये स्केल नहीं टूटा, चेक कराओ सर, चेक किया हमने, देखिए स्केल नहीं टूटा, राइट। अब मैं फिर से भविष्यवाणी करता हूं, मेरे पास एक चौक है, राइट। अब आप समझ गए होंगे, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि मैं इस चौक को गिराऊंगा और ये टूटेगा। गिराया और टूटा, कहाँ है, 3 टुकड़े हो गए, देखो 2 मेरे पास, 1 दूर चला गया, राइट। तो ये भविष्यवाणी करके दिखाते हैं हम लोग कि हम एक ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, वो गिरेगा हाफ mv² वेलोसिटी से, वो वहां जाके रुकेगा। आज चंद्र ग्रहण लगा, आज बेसिकली कोई भी कुछ भी काम हुआ अपने नेचर में, हम कहेंगे एग्जैक्ट इतने दिनों बाद होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी की हुई है, हमने मैथमेटिकल मॉडल बनाए हुए हैं और उस मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करते हैं। तब हम वो भविष्यवाणी करते हैं तो फिर उस काम को करके देखा जाता है। जैसे मैंने जो स्केल गिराया था, वो स्केल गिरा तो मैं कहता ये नहीं टूटे, ये टूटेगा, मैं कहता कि स्केल टूटेगा और वो नहीं टूटे, तो क्या हुआ, मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई, यानी कि फॉल्सिफिकेशन रिजल्ट आया, राइट। मैंने इसे चौक को उठाया था, चौक को गिराया था, मैंने कहा था ये टूटेगा और वो टूट गया, तो क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया। और ये जो लो वेरीफाई हो गया, हमने फिर क्या बोल दिया कि दैट्स ओके। आपने ये सारे के सारे 5-6 स्टेप फॉलो किए और इन 5-6 स्टेप के बाद आपका नियम बन गया, आप उससे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप उस कंप्लीट को यूज करते हैं। तो बेसिकली जितने भी नियम बनते हैं ना, वो सारे के सारे नियम डिपेंड करते हैं इन बेसिक स्टेप्स पर, बेसिक स्टेप पर डिपेंड करते हैं। आप ये पूरी की पूरी कहानी अपनी नोटबुक में उतार लें, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन या राइट डाउन द साइंटिफिक मेथड और स्टेप्स ऑफ दैट साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड मैंने बताया था आपको, और ये मैंने क्या बताया आपको कि क्या क्या स्टेप्स हैं, वो पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने ये सब डिजाइन कर लिया, लेकिन इस डिजाइन के बाद भी एक वर्ड मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देयर इज नो फाइनल थ्योरी, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है का मतलब क्या हुआ, यह बात आपको बहुत ढंग से सुननी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी बातें अपने चारों तरफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है वो सही हो। बहुत पुराने समय की बात करूं तो पढ़ाया जाता था कि आपकी जो अर्थ है वो अर्थ रुकी हुई है और उधर से सन आता है इससे और वो वेस्ट में सेट हो जाता है, यानी कि कौन मूव कर रहा है, सन, अर्थ रुकी हुई है। और इस बात पर तो फांसी तक की सजा होने की बात आ गई थी। हाँ, सच बात है ये कि उनको बहुत ज़्यादा उनको बेसिकली परेशान किया गया था साइंटिस्ट को। उसकी वजह ये थी कि लोग ऐसा मानते थे, पहले हमारे बेसिकली जो वेद थे उनमें लिखा हुआ था कि धरती अपनी माता है और सब इसके चारों तरफ घूमेंगे, ये नहीं घूमेगी किसी के चारों तरफ। लेकिन ये करीब सेम मेथड कई यानी कि सैकड़ों सालों तक बढ़ाया गया। सैकड़ों साल तक यही बात पढ़ाई जाती थी कि ये रुका हुआ है और वो चल रहा है सन, और लोगों को ऑब्जर्वेशन भी कराते थे, कहां जाकर के बाहर दिखाते, देखो ये आया, वो गया और वो चला गया, मानते भी थे स्टूडेंट। लेकिन बाद में टाइको ब्राहे हुए, टाइको ब्राहे के बाद आपका ये जो कॉपरनिकस थे, इन्होंने इन सब के ऑब्जर्वेशन से लास्ट में जाके पता लगा कि नहीं वो चीजें गलत हैं। बेसिकली ये पूरी दुनिया हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक की बात करें यानी कि सन रुका हुआ है, बाकी सब इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो कोई थ्योरी फाइनल नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है जो आप पढ़ें कि हाँ ये बात सही है, हो सकता है चेंज हो जाए। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये जो साइंस है बच्चों, ये साइंस उन
अंधे लोगों का ग्रुप है जो एक ऊंट को ऑब्जर्व करने चला था। इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कुछ अंधे लोग हैं, वो ऊंट को ऑब्जर्व करने गए, एक भाई साहब ने जाके पैर पकड़ के देखा, आके वापस रिप्लाई किया, ऊंट तो एक लंबे खंबे जैसा होता है। होता है क्या? हाँ होता तो है, लेकिन ऐसा ही होता है क्या? नहीं, फाइनल नहीं है। दूसरे ने जाके पूंछ पकड़ी, नहीं वो तो रस्से जैसा होता है। किसी ने जाके उसके पेट पे हाथ घुमाया और आके वापस रिप्लाई किया कि ऊंट तो एक बड़े पहाड़ जैसा होता है। क्या वो लोग गलत हैं? क्या आंसर है गलत कोई भी नहीं है। क्या उनका फाइनल रिजल्ट है? क्या नहीं, फाइनल भी नहीं है। हमें मालूम है ना, आपने देखा है ऊंट कैसा होता है, वो भी सही है, वो भी सही, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। तो देयर इज अ नो फाइनल थ्योरी। कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है साइंस में। हम उसमें रिसर्च करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पूरी की पूरी कहानी ऐसी चल रही होती है। बेसिकली फिजिक्स को भी फिर डिवाइड कर दिया गया, फिजिक्स को भी बांट दिया गया कुछ पार्ट्स में, कुछ चीजों में। वो मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से आप जो मैंने आपको बताया, आपको सिखाया, आप अपनी नोटबुक में जल्दी से चिपका दें। फिर हम उसके बाद आगे की बात करेंगे कि आगे से क्या होता है। देखिए, साइंस में जो बेसिकली थ्रस्ट एरियाज हैं, जो क्वेस्ट है, वो क्या क्या है, यानी कि हम किन चीज़ों पर जोर देते हैं फिजिक्स पढ़ते समय, साइंस पढ़ते समय। तो फिजिक्स पढ़ते समय हम लोग इन दो बातों पर जोर देते हैं, यूनिफिकेशन पर और रिडक्शन पर। क्या है ये यूनिफिकेशन और रिडक्शन? मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को यूनिफाई करना, मतलब ये कह देना कि ये पूरी दुनिया केवल एक ही चीज़ से मिलकर बनी हुई है। कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे मिलकर पूरी दुनिया बनी हुई है, एक ही नियम पर डिपेंड करती है, उसको यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मून का रिवॉल्व करना किस बात पे डिपेंड है? ग्रेविटी पर। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट गिराया था, ऑब्जेक्ट का फॉल होना, ऑब्जेक्ट फॉलिंग किस चीज पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशन पर। किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर टिके रहना, या मैं आपको उसके और एग्जांपल बताऊं, यानी कि आपके सन का बेसिकली अर्थ का रिवोल्यूशन में अगर बात करूं, या मैं आपसे बात करूं ग्रेविटी की अर्थ पर, तो ये सब किसके अंदर आता है? तो ये सब आता है आपका ग्रेविटेशन के अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर। तो ये क्या हुआ? ये सारी बातें, चौक का गिरना, बुक का गिरना, एप्पल का गिरना, तुम्हारा गिरना, सबका गिरना किस बात पे डिपेंड करता है? बेसिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। तो ये इसका यूनिफिकेशन हुआ, राइट? यूनिफिकेशन ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे बिजली का बनना, बिजली कैसे बनेगी? पहले आप वाटर को मूव कराओगे, एक मोशन वाला पार्ट, वाटर के मूव कराने से फिर आप टरबाइन को घुमाओगे, एक दूसरा पार्ट, फिर उसको टरबाइन घुमाने के बाद आप जनरेटर को चलाओगे, एक तीसरा पार्ट, फिर जनरेटर चलाने के बाद क्या होगा? आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, चौथा पार्ट। यानी कि बेसिकली काम क्या था? बिजली बनाना, और उसको रिड्यूस कर दिया गया 1 2 3 4 5 स्टेप्स में। चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, यानी कि रिड्यूस कर लेना कहलाता है। तो बेसिकली हम इन दो बातों पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं कि यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो राइट डाउन दैट, यूनिफिकेशन क्या होता है? चीज़ों को बेसिकली यूनिफाई करना, और रिडक्शन क्या होता है? चीज़ों को रिड्यूस करना। ये आपका यूनिफिकेशन और रिडक्शन के बारे में चीज़ें हुई। राइट डाउन इट, लिख लें इसे। बच्चों, अपना नया टॉपिक हम लोग अब सीखेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या स्कोप है फिजिक्स का? वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फिजिक्स को इसके लिए दो टुकड़ों में बांटा गया। एक बोला गया मैक्रोस्कोपिक, बड़ी बातें, मींस जिसको पुरानी फिजिक्स हम कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स भी हम उसको कहा करते हैं, राइट? दूसरा माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी, राइट, जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। इसलिए अभी आया कुछ टाइम पहले, ये नया है, तो हम लोग कई बार मॉडर्न फिजिक्स भी बोल दिया करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी है, बहुत सारी स्टडीज के अंदर इन्वॉल्व है, सारी बातें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। इसलिए मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चैप्टर को। ये जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर आप समझिएगा इसको, टोटल बातें मैंने आपको इंट्रोड्यूस की है। स्कोप मतलब कहाँ तक फैली हुई है फिजिक्स, तो मैं आपको बात बताऊंगा तो आप जरूर शॉक्ड हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं। बच्चों, हम लोग जो मेजरमेंट कर पाते हैं वो 10⁻⁻30 किलोग्राम तक का मेजरमेंट कर लेते हैं। 10 के पीछे माइनस, यानी कि 1/10 के पीछे 30 जीरो लगा दें। बहुत छोटा मास हम लोग फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं। अच्छा सर, बड़े मास की बात करें, किसका मास होता है ये? तो आंसर ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप्रॉक्स इस रेंज में पाया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हम यहां पर चेक करना चाहें कि कहां से कहां तक है स्कोप इसका, तो हम 10⁻55 किलोग्राम तक, इतना 10 के पीछे 55 जीरो, इतने किलोग्राम को भी मेजर कर लेते हैं। किस चीज का मास है ये? आंसर है मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मास है।
अच्छा, ये तो हो गया भाई साहब मास वाइज। अच्छा, लेंथ वाइज हम मेजरमेंट करें तो क्या? लेंथ वाइज मेजरमेंट की हम बात करते हैं तो लेंथ वाइज होता है 10⁻⁻14 मीटर की हम बात कर सकते हैं। किस चीज का साइज है ये? इलेक्ट्रॉन का, एटम का। और अगर हम लोग बात करने आए किस लेंथ के बारे में बात करने आए तो सबसे ज्यादा लेंथ जो मेजर कर सकते हैं वो है 10⁻26 मीटर। किसकी है ये? यूनिवर्स की। अगर हम लोग बात करें टाइम की तो टाइम में भी कंडीशन होती है कि हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं टाइम में वो 10⁻⁻22 हमने यहां पर देखा, ये 26 और -22 से लेके और 10⁻18 तक की बात कर सकते हैं सेकंड्स में। किस चीज की बातें हैं ये? लाइफ ऑफ सन, इलेक्ट्रॉन के बेसिकली मेजरमेंट्स की बातें हैं। यानी कि इतना बड़ा स्कोप, बहुत वास्ट, बहुत बड़ी चीजें हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज इन्वॉल्व होती है वो है मीजोस्कोपिक, जो इसके बीच में आती है। ये आपका मीजोस्कोपिक वाला पार्ट मैं आपको बता दूं, ये अभी स्टार्ट हुआ, कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो ये इसके बीच वाली फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं तो इस कहानी के बाद एक मिनट की बात और बचती है, वो भी मैं साथ साथ सिखा देता हूं। चलिए आप इसे जल्दी से पहले लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने, जो भी आप करना है करें, फिर मैं इसको हटा रहा हूं। अच्छा, मैं अब आपसे बात करूंगा कि अपने इस नेचर में, अपनी इस दुनिया में जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स के क्या क्या टाइप हैं। तो उस फोर्स के टाइप की बात करूं तो बेसिकली ये टोटल जो फोर्स हैं वो फंडामेंटल 4 फोर्सेस के बीच में ही आ जाते हैं। फंडामेंटल 4 फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्स। अगर मैं फंडामेंटल फोर्स की बात करूं बच्चों तो ध्यान से सुनना मेरी बात। 4 तरह के होते हैं फंडामेंटल फोर्स। क्या क्या? सबसे पहले आता है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। और तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथे नंबर की बात करूं तो मैं आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों, मैं आपको समझा दूं, मैं आपको बता दूं, आपको सिखा दूं, ये सब जो 4 फोर्सेस हैं दुनिया के सारे फोर्सेस के अंडर आते हैं। इनके बारे में, चारों के बारे में बारी बारी स्टडी करने वाले हैं, हर एक चीज को डिटेल में सीखने वाले हैं। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। बहुत सारी बात इसमें बची हुई हैं, वो हमारे काम की नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है। आप बुक से पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ आएंगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज विद नोट्स भी अपलोड होते रहेंगे। कुछ दिनों बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा लिंक, उसमें आपके नोट्स दिए होंगे। पूरा असाइनमेंट, पूरा आपका स्टडी मटेरियल के साथ सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं, सारी बातें डिटेल में समझाने वाला हूं। लेकिन आप पेन कॉपी लेकर के बहुत ध्यान से चीजें को समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं भाई साहब, आपको कोई रोक नहीं सकता फिजिक्स में। सबसे इंटरेस्टिंग, यानी कि आपको शायद ही किसी चीज में मजा आए, दुनिया का सबसे मजेदार जो सब्जेक्ट है, मजेदार जो चीजें हैं, वो है अपने चीजों के बारे में स्टडी करना, हमारे चारों तरफ है। और वो स्टडी किसमें आती है? फिजिक्स में। तो हम फिजिक्स में वो सारी बातें सीखा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज के बारे में, कि चैप्टर 2 की बात करूंगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि क्वेश्चन आता ही आता है। आप चाहे किसी एग्जाम की बात कर लें, किसी भी एग्जाम की बात कर लें, वहां पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 101%। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग खुश रहिए, मजे में रहिए और सारी चीजें बड़े ध्यान से पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।